हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए भैया, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। कोई बताएगा कि ये पाचन तंत्र क्या होता है? ऐसे अंगों का समूह है जो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट कर देता है, उसे पाचन तंत्र कहा जाता है। या फिर ऐसे अंगों का समूह है जो भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, ऐसे अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहा जाता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ऐसे अंगों का समूह है जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है। अब हम लास्ट क्लास पे चलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो आइए 5 मिनट में मैं आपको 5-7 मिनट में रिवीजन करवा देता हूं कि आपके शरीर में किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट, इसके डाइजेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि इसके पाचन के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से, जो मैंने कल पढ़ाया था उसका रिवीजन करवा रहा हूं भैया, कि किस तरीके से आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या थे जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है? तो मिठाइयाँ, फल, जूस, आलू, चावल, मक्का, ब्रेड, रोटी, बादाम, मूंगफली, गुड़, चीनी, शहद, इन सभी से आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप प्राप्त होता है, उसका नाम है स्टार्च। ठीक है, आपके मुंह में भोजन गया, मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स है, और सलाइवरी ग्लैंड्स एक एंजाइम का निर्माण करती है, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है वो सलाइवा का निर्माण करती है। सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। ये एंजाइम कहाँ पाया जाता है? सलाइवा में, यानी कि लार में। और लार का निर्माण कौन करती है? सलाइवरी ग्लैंड्स करती है। और ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है? आपके माउथ में। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स को हिंदी में कहा जाता है लारीय ग्रंथि। तो सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा का निर्माण किया। सलाइवा में पाए जाने वाला जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम है, जो स्टार्च है, स्टार्च क्या है? एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो इस स्टार्च को किस में तोड़ देता है? माल्टोज शुगर में तोड़ देता है। अब माल्टोज शुगर में टूट गया, मुंह के बाद में भोजन आपके भोजन नली की सहायता से आपके पेट में पहुंचता है। मैंने आपको बताया था कि भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। पेट में 3 से 4 घंटे तक भोजन ठहरता है। पेट में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है, ना ही कार्बोहाइड्रेट का होता है और ना ही वसा का होता है। और पेट के बाद में जो भोजन जाता है वो आपकी छोटी आंत में जाता है। तो छोटी आंत का जो डुडेनियम वाला भाग है, इस डुडेनियम वाले भाग से शरीर के 2 ऑर्गन जुड़े हुए हैं, एक लीवर जुड़ा हुआ है और एक पेंक्रियाज जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था, है कि नहीं? और छोटी आंत जो है वो एक प्रकार के जूस का निर्माण भी करती है। उस जूस को कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूस। और इस इंटेस्टाइनल जूस में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है माल्टेज एंजाइम। जो माल्टेज शुगर को, ये माल्टेज जो एंजाइम होता है, ये माल्टोज शुगर को किस में तोड़ता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्लूकोज होता है, ये जो ग्लूकोज होता है, ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। ये कार्बोहाइड्रेट की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद में ये नहीं टूटता है। लेकिन कल टाइम क्यों लगा था? क्योंकि हमने सभी सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, कल लारीय ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था।
फिर हमने इंटेस्टाइनल जूस से निकलने वाले जितने भी एंजाइम है, जैसे कि माल्टेज है, सुक्रेज है, लेक्टेज है, उन सभी के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो माल्टेज एंजाइम ये कहाँ से आया? यह है भैया इंटेस्टाइनल जूस से, आती है रस से, और ये निकलता है भैया स्मॉल इंटेस्टाइन से, यानी कि छोटी आंत से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। लास्ट एंड फाइनल मैंने आपसे कहा था कि ये जो ग्लूकोज है ये भोजन का अंतिम रूप होता है। छोटी आंत के जेजुनम और इलियम भाग में पचे हुए भोजन का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ब्लड की सहायता से जो पचा हुआ भोजन होता है, जिसे आप ग्लूकोज कहते हो, इसको कोशिकाओं के पास पहुंचाया जाता है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इस ऊर्जा को हमारे शरीर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स ग्रहण करते हैं, जिससे वो लगातार अपना कार्य करते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी रहती है और हमारा शरीर लगातार कार्य करता रहता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म है, एटीपी की फुल फॉर्म। ठीक है, इसके बारे में बाद में हम आपको बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कल यहाँ तक की कहानी मैंने आपको सिखाई थी, तो कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले पुरानी वीडियो देख लीजिए, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, और क्वेश्चन पूछने के साथ साथ में मैं आपको यह भी पढ़ाने वाला हूं कि किस तरीके से आपके शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है। यहां तक कि कल की कहानी थी भैया, मिटा दो इसको। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस है, उनका जवाब दे दीजिए। बताओगे? कमेंट में बताना है भैया, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, एक क्वेश्चन है कि जो स्टार्च है, इस स्टार्च को माल्टोज शुगर में कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तीसरा क्वेश्चन है कि भोजन के साथ में अगर कोई कीटाणु है या फिर बैक्टीरिया है, इनको नष्ट करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है, उसका नाम बताना है। ठीक है, एक है कि जो लैक्टोज शुगर है जो दूध में पाई जाती है, उसको कौन सा एंजाइम ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करता है। एक क्वेश्चन है कि जो माल्टोज शुगर है, इस माल्टोज शुगर को कौन सा एंजाइम ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। एक क्वेश्चन है भैया कि जो सुक्रोज शुगर है, इस सुक्रोज शुगर को कौन सा एंजाइम ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ने का काम करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूं, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको बताना है। अगर आपने कल की क्लास बहुत अच्छे से देखी है और चीज़ों को याद किया है, घर जाकर अगर आप पढ़े हो, अगर आपने पेन और कॉपी के साथ में क्लास ली है, जो कुछ पढ़ाया गया है उसको बहुत अच्छे से नोट किया है, तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताना है। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो एक का आंसर एक के सामने लिख देना, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 2 के सामने, 3 का आंसर 3 के सामने। ठीक है, वैसे आंसर बता देना भैया। मिटा दो अब इसको। ओके, अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं।
देखो, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आपके शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है। अभी तक भैया हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शुरुआत की 2-3 क्लासों के बाद में, 2-3 तो नहीं, 2 क्लासें तो हो चुकी है ना डाइजेस्टिव सिस्टम की, 2 क्लासों के बाद में और यानी कि 4 क्लासों के बाद में जब हम शुरू से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। लेकिन इन 4 क्लासों में आपके पास इस चैप्टर की लगभग 60 से 70% जानकारी आ जाएगी। उसके बाद में भैया हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको फुल डिटेल में पढ़ाएंगे, है कि नहीं। ज़्यादातर आपकी छुट्टी नहीं रखी जाएगी, ध्यान रखना इस बात का। सप्ते में भी हो सकता है कि मैं आपको छुट्टी दूँ या नहीं दूँ, है कि नहीं। चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। 10 मिनट का समय हो चुका है भैया। आइए, हेडिंग क्या लगाओगे कि हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। देखो भैया, प्रोटीन हिंदी में भी सेम लिखा जाता है प्रोटीन। तो सबसे पहले आप प्रोटीन के सोर्स बताइए, स्रोत बताइए, ऐसा क्या खाया जाए कि आपको प्रोटीन प्राप्त हो। भाई ऐसा क्या खाया जाए जिससे आपको प्रोटीन प्राप्त हो। प्रोटीन का काम क्या है ये हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना पढ़ाया जा रहा है कि आपके शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। तो आपको प्रोटीन के स्रोत बताने हैं कि ऐसा क्या खाया जाए जिससे आपको प्रोटीन प्राप्त हो। देख लीजिए भैया, दूध, अंडा, मांस, मछली, ठीक है, मछली भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं, दाल, मशरूम, सोयाबीन, ये सभी प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ये सभी प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। दूध, अंडा, मांस, मछली, दाल, मशरूम, सोयाबीन, ये सब खाने पर आपको क्या प्राप्त होता है? ये सब खाने पर आपको प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं है। अब ये सब आपने खाया तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा? आपके माउथ में जाएगा, आपके मुंह में जाएगा। मुंह में क्या क्या है? टीथ है यानी कि दांत है, टंग है यानी कि जीभ है, ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड्स है यानी कि लारीय ग्रंथि है। लारीय ग्रंथियों के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका। दांत जो होते हैं ना, वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और लार के साथ में मिला देते हैं। जीभ जो होता है वो भोजन को निगलने में सहायता करता है, मुंह की सफाई करने में सहायता करता है। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का निर्माण होता है। सलाइवा में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो भोजन के साथ आने वाले जो छोटे मोटे कीटाणु होते हैं उन्हें नष्ट करने का काम करता है। दूसरा टाइलिन एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो क्या काम करता है? जो जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को माल्टोज शुगर में तोड़ने का काम करता है। ठीक है भैया, तो आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन की शुरुआत होती है, लेकिन यहां पर कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता क्योंकि स्टार्च सिर्फ माल्टोज शुगर में टूटा है। मैंने आपको कल भी बताया था, अभी भी बताया है जब रिवीजन करवाया था। माउथ के बाद में जो भोजन जाता है वो जाता है फूड पाइप में। किस में जाता है? फूड पाइप में। याद रखना, फूड पाइप में डाइजेशन किसी का नहीं होता, इसमें डाइजेशन किसी का नहीं होता। और फूड पाइप के बाद में भोजन जो जाता है वो जाता है स्टोमक में। किसमें? स्टोमक में यानी कि आमाशय में या फिर उदर में, जिसे आप पेट भी कहते हैं। इस पेट में याद रखना सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है।
सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है और माउथ में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, मुंह में दिख रहा है क्या आपको? हाँ, मुंह में याद रखना है आपको, प्रोटीन का पाचन नहीं होता और फैट जिसे वसा कहते हो इन दोनों का पाचन नहीं होता है। फूड पाइप में किसी का भी पाचन नहीं होता है। स्टोमक जो पेट है, इस पेट में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट का पाचन नहीं होता। उसके बाद में स्टोमक के बाद में भोजन जो जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और इस स्मॉल इंटेस्टाइन को कहा जाता है छोटी आंत। और इस छोटी आंत में सबका डाइजेशन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का भी होता है, इसमें प्रोटीन का भी होता है और फैट वसा का भी होता है। तो हमने देखा जब कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत हुई तो मुंह में से हुई, फिर फूड पाइप में नहीं हुआ कार्बोहाइड्रेट का पाचन, क्योंकि फूड पाइप में तो किसी का भी पाचन नहीं होता है, फूड पाइप में तो भोजन नली में तो। उसके बाद में भोजन पेट में गया, पेट में सिर्फ याद रखना है प्रोटीन का पाचन होता है। कैसे होता है अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद में भोजन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक होता है डुडेनम, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। तो डुडेनम वाला जो भाग होता है इससे शरीर के 2 ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं, एक लीवर जुड़ा हुआ होता है और एक पेंक्रियास जुड़ा हुआ होता है। तो लीवर जो होता है ये बाइल जूस यानी कि पित्तरस का निर्माण करता है, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बाद में। और जो पेंक्रियास होता है ये पेंक्रिएटिक जूस का निर्माण करता है, इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताने वाला हूं, यानी कि अग्नाशय रस का निर्माण करता है। ठीक है, और इस अग्नाशय रस में भी कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। याद रखना बाइल जूस एकमात्र ऐसा जूस है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है कि नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम? और पेंक्रिएटिक जूस है, इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है एमाइलेज, एक पाया जाता है ट्रिप्सिन और एक पाया जाता है लाइपेज। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये स्वयं में एक ग्रंथि की तरह काम करती है, जिससे इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। जिससे कौन सा जूस निकलता है? इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, यानी कि आंतीय रस निकलता है। और इस आंतीय रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। कौन कौन सा? एक माल्टेज एंजाइम, एक लैक्टेज एंजाइम और एक सुक्रेज एंजाइम, जिनके बारे में मैंने आपको कल बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, तो देखो कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत मुंह से हुई, फिर फूड पाइप यानी कि भोजन नली में किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ, फिर पेट में किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है ये इंटेस्टाइनल जूस का निर्माण करती है। और इसने इंटेस्टाइनल जूस से निकलने वाले ये जो एंजाइम है तीनों के तीनों माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज, ये तीनों के तीनों ही कार्बोहाइड्रेट के पाचन में थे, जिनके बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया है। तो मेरा इतनी सारी चीज सिखाने का मतलब क्या है? इतना सा की है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत तो मुंह से हुई है, फिर भोजन नली में नहीं हुआ, पेट में नहीं हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत है छोटी आंत में जाकर के हुआ है। तो शुरुआत तो मुंह से हुई थी, लेकिन अंत कहां हुआ था? स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में हुआ था। वैसे ही अब मैं आपको प्रोटीन के पाचन के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो प्रोटीन के पाचन की शुरुआत आपके माउथ से नहीं होती है, ना ही भोजन नली से होती है, क्योंकि मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रोटीन और वसा का नहीं होता। भोजन नली में तो किसी का भी पाचन नहीं होता। ठीक है, तो स्टोमक जो होता है, आमाशय जो होता है, पेट जो होता है, इस पेट से प्रोटीन के पाचन की शुरुआत होती है। किसके पाचन की शुरुआत होती है? प्रोटीन के पाचन की शुरुआत होती है। याद रखना आपके पेट में कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन नहीं होता और वसा का भी पाचन नहीं होता, तो आपके पेट से प्रोटीन के पाचन की शुरुआत होती है। इतनी बात क्लियर है? तो ये सारी चीजें सिखाने का मतलब मेरा यही है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि भैया कहां से पाचन की शुरुआत होती है, किसकी। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत मुंह से हो रही है और प्रोटीन के पाचन की शुरुआत है वो पेट से हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। टेंशन मत करो, ये सब चीजें सीख जाओगे, आगे मैं सब पढ़ाने वाला हूं। इतनी बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
2 दिन तक तो आपकी खोपड़ी जो है ना हैंग हो जाएगी भैया। आपको पता लग जाएगा कि बायोलॉजी कितनी कठिन है और कितनी आसान है। लेकिन जब ये चैप्टर समाप्त होगा ना, फिर बात करना मेरे से आप, उसके बाद में बात करना आप मेरे से, फिर कहना है कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। जब तक ये चैप्टर समझ में नहीं आता है, जब तक आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वैसे ही। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। देखिए भैया, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये सब खाने पर आपको क्या प्राप्त हुआ? प्रोटीन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त होता है भैया? प्रोटीन प्राप्त होता है। तो ये लिख दिया मैंने भैया, प्रोटीन। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहां से होती है? आपके स्टोमक से होती है। कहां से होती है? स्टोमक से होती है, यानी कि आमाशय से होती है, जिसे आप उदर भी कहते हैं और पेट भी कहते हैं। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को, तभी चीजें समझ में आएगी। आपके आमाशय के अंदर ऊतकों से बनी हुई एक परत होती है। मैंने क्या कहा कि आपके पेट के अंदर ऊतकों की बनी हुई एक परत होती है, और उस परत को क्या कहा जाता है? उस परत को कहा जाता है भैया गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि जठर ग्रंथि कहा जाता है। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये किसका निर्माण करती है? ये गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है, यानी कि जठर रस का निर्माण करती है। और याद रखना, ये जो जठर रस होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 1 से लेकर के 3.5 तक। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी भैया? इसकी प्रकृति हो जाएगी भैया परबल अम्ल। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है और 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। तो 7 से 1 की तरफ जा रही है तो 1, 2, 3 के आसपास मैंने मान जो बताए थे आपको परबल अम्ल बताए थे। तो 1 से लेकर के 3.5 है इसका पीएच मान, तो इसकी प्रकृति परबल अम्ल है। अब ये जो जठर रस है, ये 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक वाटर से यानी कि पानी से, एक HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और दूसरा बना हुआ होता है भैया एंजाइम से। इसमें 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है पेप्सिनोजन एंजाइम, और दूसरा होता है प्रोरेनिन एंजाइम। अब याद रखना, अब ये दोनों के दोनों ही एंजाइम जो है वो निष्क्रिय अवस्था में है। तो आपसे कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे पेट में उपस्थित जो निष्क्रिय एंजाइम है, उन निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो ये HCl करता है भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस पेप्सिनोजन को तो पेप्सिन में बदल देता है, ठीक है, और इस प्रोरेनिन को रेनिन में बदल देता है। ठीक है, अब मैं पेप्सिन और रेनिन एंजाइम का यहाँ पर यूज लेने वाला हूँ, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको सिखाई है कि एक्चुअली में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम आया कहाँ से। ध्यान से समझ लेना, दोबारा समझ लेना, 3 बार समझा दूंगा, लेकिन चीजें आपको याद होना जरूरी है। सिखाने के बाद भी अगर आपको चीजें याद नहीं होती है तो फिर मेरी गलती नहीं है, फिर गलती आपकी है। मैंने क्या कहा कि प्रोटीन के पाचन की जो शुरुआत होती है वो आपके पेट से होती है। आपके पेट में ऊतकों की बनी हुई एक परत होती है जिसे जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। ये जठर ग्रंथि एक जूस का निर्माण करती है, उस जूस को कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस, जठर रस कहा जाता है। इसके पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान 1 से लेकर के 3.5 होता है। इसकी प्रकृति जो होती है वो परबल अम्लीय होती है। ये जो जठर रस होता है ये 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है, मुख्य रूप से एक पानी से, एक HCl से और एक एंजाइम से, है कि नहीं? इसमें जो एंजाइम होता है वो 2 एंजाइम होते हैं। ये वैसे तो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन और दूसरा एंजाइम होता है प्रोरेनिन। इन दोनों एंजाइमों को सक्रिय बनाने का काम कौन करता है? HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। तो पेप्सिनोजन को ये पेप्सिन में बदल देता है, प्रोरेनिन एंजाइम को रेनिन में बदल देता है। अब मैं यहाँ पर जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम के बारे में पढ़ाने वाला हूँ।
तो अब मुझे ये मत पूछना है कि ये पेप्सिन एंजाइम कहाँ से आया और ये रेनिन एंजाइम कहाँ से आया। देखो भैया, यहाँ से आया और कहाँ से आया, ये गैस्ट्रिक जूस में है। कौन? ये पेप्सिन और रेनिन एंजाइम। और ये गैस्ट्रिक जूस जठर ग्रंथि से निकला है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकला है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ है? आपके पेट में। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मिटा देता हूं। वैसे मैं लिख दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर वैसे तो समझ में तो आना भी तो चाहिए ना आपको। वैसे ही लिखने का फायदा क्या हुआ फिर? है कि नहीं है? देखो भैया, तो इस प्रोटीन को, ये जो पेप्सिन एंजाइम है, अब ये पेप्सिन एंजाइम कहाँ से निकला? तो अभी मैंने आपको बताया है, गैस्ट्रिक जूस में था ये, यानी कि जठर रस में था ये। और जठर रस कहाँ से निकलता है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, यानी कि जठर ग्रंथि से निकलता है। आपको दिखाई तो दे रहा है ना? हाँ, जठर ग्रंथि से निकलता है। और जठर ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? आपके स्टोमक में, यानी कि आपके आमाशय में। कोई दिक्कत? अब ये प्रोटीन को, ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है, ये किस में तोड़ता है? ये तोड़ता है भैया पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो प्रोटीन जो है, उसको आपके पेट में पाए जाने वाली जो जठर ग्रंथि है, उस जठर ग्रंथि ने जठर रस का निर्माण किया। और जठर रस में पाए जाने वाला जो पेप्सिन एंजाइम है, इस पेप्सिन एंजाइम ने भैया इस प्रोटीन को किस में तोड़ दिया? पेप्टोन्स और पेप्टाइड में तोड़ दिया। या तो आप पेप्टोन्स कह दीजिए या फिर पेप्टाइड कह दीजिए, बात एक ही है। तो प्रोटीन किस में टूट गया? पेप्टोन्स या पेप्टाइड में। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये प्रोटीन का सबसे छोटा रूप है? नहीं भैया, प्रोटीन का सबसे छोटा रूप होता है एमिनो एसिड। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। देखो, मैंने एनाबॉलिक प्रोसेस का उदाहरण भी आपको बताया था, अगर आपको याद है तो। इसलिए कहता हूं कि मेरी एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझा करो और ध्यान से सुना करो। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो प्रो के निकल जाएगी, फिर मुझे गाली दोगे और एग्जाम में 0 नंबर आएंगे आपके। उससे अच्छा है कि मेरी बातों को ध्यान से समझना है और अच्छे से पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं कॉपी में। तो प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम में किस में बदल दिया? पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में बदल दिया। ध्यान से समझना। अभी मैंने आपको रेनिन एंजाइम के बारे में भी बताया था कि रेनिन एंजाइम है, ये रेनिन एंजाइम भी भैया किस में पाया जाता है? ये जो रेनिन एंजाइम है, ये रेनिन एंजाइम भी किस में पाया जाता है? ये भी भैया गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। 2 बार लिख रहा हूं, अब तो याद हो जाना चाहिए। और ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है ना, जो जठर ग्रंथि होती है, इस जठर ग्रंथि से निकलता है। और जठर ग्रंथि कहाँ होती है? आपके पेट में होती है, यानी कि स्टोमक में होती है, यानी कि आमाशय में होती है। याद रखना, जो रेनिन एंजाइम होता है, ये बच्चों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये बच्चों में अधिक होता है और ये वयस्क में कम होता है। ये बच्चों में अधिक होता है और ये वयस्क में कम होता है। ये बच्चों में अधिक होता है और ये वयस्क में कम होता है। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये रेनिन एंजाइम क्या करता है, तो ध्यान से समझना। आपके दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है। मैंने आपको कल दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम बताया था, कमेंट बॉक्स में बताना है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। अब देखो भैया, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम बता रहा हूँ। दूध में प्रोटीन पाई जाती है केसिन प्रोटीन। तो इस केसिन प्रोटीन को ये जो रेनिन एंजाइम होता है, ये रेनिन एंजाइम किस में तोड़ देता है? इसे तोड़ देता है भैया पैराकेसिन में। किस में तोड़ देता है? पैराकेसिन में तोड़ देता है। फिर पैराकेसिन को वापस यही पेप्सिन एंजाइम, इस पैराकेसिन को वापस ये पेप्सिन एंजाइम किस में तोड़ देगा भैया? पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में तोड़ देगा। ये ध्यान रखनी है चीजें, ये दोनों चीजें याद रखनी है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सबसे पहले तो मुझे बताओ कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर यहाँ तक की आ गई है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। ये समझ लीजिए कि आपका आधा अधूरा काम बन गया।
आधा काम हो गया। बताओ। दोबारा से समझाया जाए क्या? मैंने क्या कहा कि ये सब चीजें खाने पर आपको प्रोटीन प्राप्त होती है कि नहीं? इस प्रोटीन के जो पेप्सिन एंजाइम है ये पेप्टोन से पेप्टाइड में तोड़ देता है। अब बात आती है कि पेप्सिन एंजाइम कहाँ से है, तो पेप्सिन एंजाइम था जठररस में, और जठररस का निर्माण किसने किया? इस जठर ग्रंथि ने किया, और ये जठर ग्रंथि कहाँ थी? आपके पेट में थी, आपके स्टोमक में थी। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? वैसे ही सेम कहानी रेनिन की है। रेनिन जो है वो जठररस में है, जठररस का निर्माण जठर ग्रंथि ने किया। जो जठर ग्रंथि है ये आपके स्टोमक में थी, या आपके पेट में थी, है कि नहीं है? ये बच्चों में अधिक मात्रा में पाया जाता है रेनिन एंजाइम, जो दूध के पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में सहायक होता है? मिल्क डाइजेशन में सहायता करता है भैया। ये मिल्क डाइजेशन में, दूध के पाचन में सहायता करता है भैया। ये देख सकते हो कि दूध में पाए जाने वाले जो केसिन प्रोटीन है उसे रेनिन एंजाइम पैराकेसिन में तोड़ देता है। उसके बाद में पेप्सिन एंजाइम वापस इस पैराकेसिन को पेप्टोन से पेप्टाइड में तोड़ देता है। तो आपने अगर एक चीज ध्यान से देखी है तो पेप्टोन से पेप्टाइड यहाँ भी आ रहा है और पेप्टोन से पेप्टाइड यहाँ भी आ रहा है। अब आगे क्या प्रोसेस होती है? तो पेट में तो ये कहानी होती है भैया। भाई आपके पेट में मैंने कहा था प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन तो होता है लेकिन अपूर्ण होता है। जैसे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन अपूर्ण हुआ था, उसके बाद में छोटी आंत में जाकर के कार्बोहाइड्रेट पूर्ण रूप से पचा था, वैसे ही आपके पेट में भी प्रोटीन का अपूर्ण पाचन होता है, पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन होता कहाँ है भैया? तो आइए उसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखो भैया आगे चलते हैं। इस पेप्टोन से पेप्टाइड को एक एंजाइम है भैया ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन एंजाइम किस में तोड़ देता है? तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम तोड़ देता है भैया एमिनो एसिड में। ठीक है, और एमिनो एसिड है ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद में ये प्रोटीन नहीं टूटता है, फिर इस एमिनो एसिड का अवशोषण होता है। ये प्रोटीन का अंतिम रूप होता है एमिनो एसिड। जब ये फाइनली जब इस एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होगा और ये कोशिकाओं के पास पहुंचेगा, तो ये कोशिकाओं के पास ग्लूकोज के रूप में पहुंचता है, C6H12O6 के रूप में पहुंचता है। फिर वहां पर इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। वहां पर जो ऊर्जा बनी है वो एटीपी के रूप में बनी है, मैं आपको पहले भी बता चुका, सॉरी। और ये जो ऊर्जा बनी है एटीपी के रूप में, इसे हमारे शरीर के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने पर उनमें कार्य करने की क्षमता आती है, जिससे हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम कर पाते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी रहती है, हमारा शरीर काम कर पाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक? बाद में हम सारी चीजें आपको लास्ट में बता देंगे। फिलहाल तो आपको यह याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे अंतिम रूप जो होता है, सबसे छोटी जो इकाई होती है वो ग्लूकोज होती है, और प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई है वो एमिनो एसिड होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ट्रिप्सिन एंजाइम आया कहां से? पहले मैं आपको बता देता हूं, सेम प्रोसेस यहां पर भी यही होती है कि पेप्टोन से पेप्टाइड की जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये ट्रिप्सिन एंजाइम तोड़ देता है किसमें? एमिनो एसिड में। किस में तोड़ देगा? एमिनो एसिड में। और ये एमिनो एसिड क्या है? ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। तो कुछ इस तरीके से आपके शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है। लेकिन अभी भी आपके मन में एक डाउट है। वो डाउट क्या है? वो डाउट ये है कि ये ट्रिप्सिन एंजाइम कहां से आया? जैसे आपने हमें पेप्सिन एंजाइम के बारे में और रेनिन एंजाइम के बारे में बताया, मैं तो वैसे ही बताओ भैया कि ये ट्रिप्सिन एंजाइम आया कहां से। जब भी हम तो मानेंगे कि वास्तव में प्रोटीन का पाचन हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, मानना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं तो बताने वाला हूं, है कि नहीं है? और बैच तो रोज के एक दो ले रहे हैं भैया। सबसे पहले तो जिन भाइयों ने बैच ले लिया है, भाई बहनों ने, दोनों ने, उनको तहे दिल से धन्यवाद। बस पढ़ते रहिए, जो भी प्रॉब्लम आती है पूछते रहिए हमसे। जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, वो सारी चीज़ें तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ भाई। अभी रेलवे 2024 में जो एग्जाम हुई थी, जैसे कि आरआरबी, एएलपी, सीबीटी फर्स्ट हुआ था, आरआरबी जेई की एग्जाम हुई थी, आरपीएफ एसआई की एग्जाम हुई थी, टेक्नीशियन की एग्जाम हुई थी, तो उन सभी के जो क्वेश्चन है मैं टेलीग्राम पे भैया रोज
आपको पता है टेस्ट डालता हूँ 20-22 क्वेश्चन का, 20 का, 22 का, 25 का, 30 क्वेश्चनों का टेस्ट डालता रहता हूँ, जिसमें लेटेस्ट पूछे गए क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वैसे तो कर रखा होगा आपने, मुझे पता है, क्योंकि ज़्यादातर आप टेलीग्राम से आए हो हमारे पास। तो वहाँ पर जो रोज़ टेस्ट देता हूँ तो उन टेस्टों को दिया करो यार, देखो फ़ायदा मिलेगा आगे आने वाले सभी एग्जाम में आपको, है कि नहीं है। उसके अलावा क्या बताया जाए आपको, कुछ नहीं है, पढ़ो। ये तो आपको पता है, ये बैच है बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ाएंगे हम, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बायोलॉजी ऐसे पढ़ा दूंगा आपको कि ज़िंदगी में कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ 5 महीने का टाइम दे दीजिए मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। चले ठीक है। और छोटे बड़े भाई बहनों उनको बता दो अगर बायोलॉजी पढ़नी है तो यार, कि ज़्यादा नहीं है, 29 रुपये तो है। अब देखो पढ़ने वाले स्टूडेंट चाहिए भैया, हमें ना पढ़ने वाला कोई नहीं चाहिए। जो पढ़ेगा वो आओ हमारे पास, वेलकम है। नहीं पढ़ेगा तो भैया देखो यहाँ से ब्लॉक भी हो जाता है, ध्यान रखना इस बात का। तो 29 रुपये हम आपको वापस डाल देंगे और ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि 29 रुपये में आपको पता है कुछ नहीं आता। ठीक है, बस ये आपका और हमारा एक कनेक्शन है और कुछ नहीं है। चलो छोड़ो इन बातों को, आप स्वयं समझदार हो। कहाँ पर अच्छा पढ़ाया जा रहा है, कहाँ पे गलत पढ़ाया जा रहा है, पहले बताओ। कोई दिक्कत है? वैसे याद रखना भैया, सभी टीचर कोई भी गलत नहीं पढ़ाता, सभी अच्छे बेस्ट देते हैं, एक से बढ़कर एक टीचर। हम तो कुछ नहीं है, हमने तो अभी शुरुआत की है भैया, वो तो अच्छे टीचर है। पर यह है कि हम भी किसी से कम नहीं है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। ओके, ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले तो जगह ढूंढने दो, जगह कहाँ पर है। क्या इसको मैं मिटा दूं क्या, इस वाले एरिया को? अगर ये वाला एरिया अगर मैं रिमूव कर दूं तो यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से आया। ओके, मैं रिमूव कर रहा हूँ भैया, हटा दूं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया है तो वीडियो को बैक करके ले लेना। अब ध्यान से समझना भैया, पेट के बाद में भोजन कहाँ जाता है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, यानी कि छोटी आंत में जाता है। कहाँ पे जाता है? छोटी आंत में। ठीक है, और छोटी आंत के भी कितने भाग होते हैं? छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है डुडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, और तीसरा भाग जो होता है वो होता है इलियम। तो ये जो डुडेनियम वाला भाग होता है, शरीर के 2 ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं, एक लीवर मैंने आपको बताया था और एक मैंने आपको पेंक्रियाज बताया था। इस लीवर के बारे में और इस पेंक्रियाज के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। दोनों ही बहिस्रावी ग्रंथि है, याद रखना, ये मिश्रित ग्रंथि है पेंक्रियाज। ठीक है, तो ये जो पेंक्रियाज होता है इससे पेंक्रिएटिक जूस निकलता है, पेंक्रिएटिक जूस, जिसे हिंदी में अग्नाशयी रस कहा जाता है। और इस अग्नाशय रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है अमाइलेज एंजाइम, ठीक है, एक पाया जाता है क्या बोलते हैं, एक पाया जाता है भैया ट्रिप्सिन एंजाइम, और एक पाया जाता है भैया कौन सा, एक पाया जाता है लाइपेज एंजाइम। ये तीनों एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये जो अमाइलेज होता है ना, अमाइलेज, इसके बारे में और बता देता हूँ, कल मैंने आपको नहीं बताया है। ये क्या करता है, जो स्टार्च होती है ना, स्टार्च, उस स्टार्च को माल्टोज शुगर में तोड़ने का कार्य 100% करता है। तो अगर मान लीजिए कोई मुंह से बच करके कोई स्टार्च आ गई है आपके छोटी आंत के डुडेनियम वाले भाग में, तो इस डुडेनियम वाले भाग से जुड़ा हुआ पेंक्रियाज में से निकलने वाला पेंक्रिएटिक जूस है, उसमें पाए जाने वाला जो एमाइलेज एंजाइम है, ये भैया स्टार्च को 100% माल्टोज शुगर में तोड़ देगा। आपकी इच्छा तो याद कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है, मैंने वैसे पढ़ाया नहीं है तो आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा। आपके एग्जाम में आएगा ये ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये भैया यहाँ से आया है, अब देख लीजिए। ठीक है,
तो पेट के बाद में भोजन छोटी आंत में गया, छोटी आंत के डुडेनियम वाले भाग में ऑलमोस्ट भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो वसा हो। ठीक है, तो डुडेनियम वाले भाग से जुड़ा हुआ ये जो पेंक्रियाज है, अग्नाशय है, इसने अग्नाशय ने अग्नाशय रस का निर्माण किया और इस अग्नाशय रस में भैया ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। इस ट्रिप्सिन एंजाइम ने क्या किया, इस पेप्टोन्स या पेप्टाइड को किस में बदल दिया भैया, इस पेप्टोन्स या पेप्टाइड को किस में बदल दिया भैया, एमिनो एसिड में बदल दिया। अभी मैं आपको सिर्फ इतना पढ़ा रहा हूं कि आपके शरीर में किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, किस तरीके से प्रोटीन का पाचन होता है, किस तरीके से वसा का पाचन होता है। मैं फिर बता रहा हूं कि आपके चैप्टर की शुरुआत कल नहीं परसों के दिन से होगी। परसों के दिन से हम एक एक चीज पढ़ेंगे भैया, ठीक है। पर ये चीजें समझ लोगे, ये चीजें सीख लोगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। आपने दूध, अंडा, मांस, मछली, मशरूम, दाल, सोयाबीन, ये सभी चीजें खाई, इन सभी से आपको प्रोटीन प्राप्त हुई। ठीक है, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं एक बार, फिर आपको दोबारा समझाता हूं। देखिए भैया, मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं आपसे कह रहा था कि इनका एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। आपने दूध, अंडा, मांस, मछली, दाल, मशरूम, सोयाबीन, ये सभी चीजें खाई, इन सब से आपको प्रोटीन प्राप्त हुई है कि नहीं। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत आपके पेट से होती है। पेट में जठर ग्रंथि है और जठर ग्रंथि ने जठरस का निर्माण किया। जठरस में पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम थे। पेप्सिन क्या करता है, इस प्रोटीन को पेप्टोन से पेप्टाइड में तोड़ देता है। वैसे ही जो रेनिन एंजाइम है ये छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि देखो होगा छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज्यादातर दूध पर ही निर्भर रहते हैं, है कि नहीं है। तो छोटे बच्चों में रेनिन एंजाइम ज्यादा होता है कि नहीं है। तो रेनिन एंजाइम भी किससे निकला है, जठरस में ही पाया गया है। मैंने यही बताया है कि आपके पेट में जठर ग्रंथि होती है, जठरस का निर्माण करती है, जठरस में रेनिन एंजाइम होता है और पेप्सिन एंजाइम होता है। ये दूध के पाचन में सहायता करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहायक होता है, तो रेनिन होता है। दूध में पाए जाने वाले जो केसिन प्रोटीन होती है उसे रेनिन एंजाइम जो होता है वो पेरा केसिन में कन्वर्ट कर देता है और पेरा केसिन को वापस ये जो पेप्सिन एंजाइम है पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में पेट के बाद में भोजन चला जाता है आपकी छोटी आंत में। तो छोटी आंत में के तीन भाग होते हैं, डुडेनम, जेजुनम, इलियम। डुडेनम वाले भाग में भोजन का ऑलमोस्ट लगभग सारा पाचन हो जाता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वसा हो। तो डुडेनम वाले भाग से शरीर के दो ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं, एक लीवर और एक पेंक्रियाज। जो पेंक्रियाज होता है इससे पेंक्रियाटिक जूस निकलता है, यानी कि जो अग्नाशय होता है इससे अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय रस में तीन एंजाइम है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है भैया, जो पेंक्रियाटिक जूस में है, जो कि एप सेल से निकलता है। देखो ये जो पेंक्रियाज होती है ना, इसमें अल्फा, बीटा, डेल्टा, एप सेल कुछ ऐसे सेल होती है, तो उसमें से एप सेल से निकलता है भैया ये कौन, पेंक्रियाटिक जूस। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। तो जो ट्रिप्सिन है ये पेप्टोन से पेप्टाइड को किस में तोड़ देगा भैया, ट्रिप्सिन एंजाइम एमिनो एसिड में तोड़ देगा। और जो एमिनो एसिड है ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है मेरे भाई, ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद में इसका पाचन नहीं होता है, प्रोटीन इसके बाद में नहीं टूटता है। तो देखो कल हमने 5 एंजाइमों के बारे में पढ़ा था। लार में पाए जाने वाले 2 एंजाइम कौन कौन से थे, एक तो था लाइसोजाइम एंजाइम और एक था टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, जिसका दूसरा नाम था सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। उसके बाद में इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाने वाले 3 एंजाइमों के बारे में और मैंने आपको पढ़ाया था, एक माल्टेज एंजाइम के बारे में, एक लैक्टेज एंजाइम के बारे में और एक सुक्रेज एंजाइम के बारे में। कल मैंने आपसे कहा था कि इन 5 एंजाइमों को याद करके आना बहुत अच्छे से। आज किस क्लास में मैंने आपको 3 एंजाइमों के बारे में बताया है, एक पेप्सिन एंजाइम, एक रेनिन एंजाइम और एक लास्ट एंड फाइनल मैंने आपको ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में बताया। तो 5 और 3 कितने एंजाइम हो गए, 8 एंजाइम। तो 8 एंजाइमों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। ये कहां से निकलते हैं, कहां पाए जाते हैं, इनका काम क्या है। ठीक है, और कल की क्लास में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से आपके शरीर में वसा का पाचन होता है। किसका, वसा का, यानी कि फैट का, जिसे आप लिपिड्स भी कहते हैं। देखो भैया सच्ची बताओ ना, आज दिन में काम आ गया था। ये वीडियो जो शूट कर रहा हूं ना, अभी 11:40 हो रही है।
तो लगभग 2 बजे तक सोना होगा, क्योंकि अभी तो वीडियो एडिटिंग करनी है, फिर वीडियो अपलोड करनी है, तो टाइम तो लगेगा ही। और पता है वीडियो अपलोडिंग करने जाना कहाँ पड़ता है, सच्ची बताओ ना। देखो यार, सिचुएशन सबके सामने होती है, सबको मेहनत करनी पड़ती है। हमारे पास में एक चाय की दुकान है, उस चाय की दुकान के जस्ट बगल में एक लोहे की दुकान है, राजधानी स्टील के नाम से। मैं जगतपुरा वाले एरिया में रहता हूँ, या वीआईटी कॉलेज के पास में, जयपुर में। तो यहाँ पे मेन रोड पर ही, वीआईटी वाले रोड पर ही है। तो वहाँ पे क्या वाईफाई पकड़ता है, वाईफाई लगा रखा है, कहने का मतलब दुकान वाले ने। तो वहाँ क्या हमारी जान पहचान है, तो वहाँ से मैंने पासपोर्ट ले रखे हैं, तो वहाँ जाकर के वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। वैसे वाईफाई तो मैंने भी लगा रखा है, पर अभी थोड़ी दिन पहले यहाँ पे प्लॉट है तो जगतपुरा में मामा जी का, तो मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो वहाँ पर बोरिंग हुई थी, तो बोरिंग के टाइम पे भैया जो मशीन आती है ना, बोरिंग वाली, उसने क्या पेड़ काटा था हमने, जहाँ पे बोरिंग करवाई थी ना उससे पहले। तो उस पेड़ में वो वायर आ गया वाईफाई का, तो वो टूट गया। तो उसके बाद में वाईफाई ठप पड़ा हुआ है, तो प्रॉब्लम आती रहती है। अब भैया पेड़ वो आपने पैसे दिए हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, है कि नहीं है। तो देखो मैं आपके लिए रात को 2-2 बजे सो रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो यार आपको तो नौकरी पानी है भैया। आपको तो जॉब लेनी है, आपके मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं यार, जॉब लेके जाओ भाई, ठीक है। तो पढ़ना जरूरी है, चाहे रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सो लो ना यार, पढ़ के 4 बजे तक पढ़ लो, फिर सो लो, 10 बजे तक सो लो, कोई टोकेगा नहीं। आप मम्मी पापा भी यूँ नहीं कहेंगे कि भैया सो क्यों रहा है, क्योंकि मम्मी पापा को पता है कि रात में बच्चा बच्ची जो भी है वो 4 बजे तक पढ़ा है, तो मेहनत की है, ऑलमोस्ट मेहनत तो लगती है भैया, ठीक है। तो आज की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, जो भी आपका डाउट रहता है आप पूछ लिया करो। देखो ये चीज़ें याद हो जाएगी ना, अगर एंजाइम याद हो गए तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और अभी अभी तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ यार, मज़ा आ जाएगा। ये सारी चीज़ें वापस रिपीट होगी जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे ना आपको तो। लेकिन जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स है, वो हमने आपको अच्छे से पढ़ा दी, तो उसके बारे में ऊपर से बताएंगे, फिर उसको बाकी को छोड़ देंगे, लेकिन रिवीजन जरूर करवाएंगे आपको। अरे टेंशन मत करो, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये मत सोचना कि आप छोड़ दोगे, आपने तो पढ़ाया, अरे भाई पढ़ाया है, पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दोबारा वापस पढ़ा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यार अब आज यहीं तक रखते हैं, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट जरूर करना है। कल एक ने बताया था, मैं तो भूल गया, मैंने आपसे एक से पूछा था, तो किसी ने कमेंट किया था, मैंने आपसे पूछा था कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो बताया था किसी ने, तो भाई सॉरी मुझे याद नहीं है यार, क्योंकि दिन में बहुत सारी चीज़ें रहती है, पढ़ना भी रहता है। हाँ लेकिन मैं कल ज़रूर पढ़ूंगा आपका कमेंट, तो कल की क्लास में आपको ज़रूर बताऊंगा कि भाई किस नाम के लड़के ने या लड़की ने कमेंट किया था और वो कहाँ के रहने वाला है, ठीक है। तो अब आप भी बता दो भैया, कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, किसकी तैयारी कर रहे हो, क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही, सारी बातें बता दिया करो यार, भाई तो हूँ आपका, छोटा मान लो चाहे बड़ा मान लो, ठीक है। बाय बाय। अब चले, देखो 11:44 हो गए, अब सुबह 7 बजे वीडियो भी तो चाहिए ना आपको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय। और स्टेटस लगा दिया करो यार अपने बैच का, ताकि उनको भी फायदा मिल सके, है कि नहीं। ये मत सोचा करो कि यार अपने से वो आगे निकल जाएगा, निकलने दे, क्या फ़र्क पड़ता, हम भी तो पढ़ रहे हैं ना, हम क्या किसी से कम है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय बाय। देखो कल, हाँ कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि आपके शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, क्योंकि हमारे शरीर में सिर्फ 3 ही चीज़ों का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। तो 2 तो हमने पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और एक और है वसा। उसके बाद में फिर इस चैप्टर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से, आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। फिर तो ज़्यादा नहीं, 3-4 क्लास में चैप्टर समाप्त कर देंगे। तो पहले जूलॉजी पढ़ाएंगे, फिर बॉटनी स्टार्ट करेंगे, फिर माइक्रोबायोलॉजी तो पढ़ाते रहेंगे। देखो लैंगिक जनन से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं आपको फिर बता देता हूँ। अगर रेलवे के पेपर उठाकर देखोगे 2024 के, तो सारे के सारे लैंगिक जनन से पूछे गए क्वेश्चन है, तो पढ़ लेना उनको। जो क्लास है अब तक मैं 5 लैंगिक जनन की 5 वीडियो के बारे में पढ़ा चुका मैं आपको, तो 5 के 5 वीडियो पढ़ लेना भैया, बहुत काम की चीज़ है।
ठीक है, बाय बाय।